बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके इंट्रोडक्शन और उसके काइंड ऑफ रिलीफ को हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। तो आज उसके सिलसिले का दूसरा लेक्चर है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि दो मेन रिलीफ जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको प्रोवाइड करता है। उसमें से जो पहला मेन रिलीफ है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और जो दूसरा रिलीफ है वो है इंजंक्शन। आज हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपने जो ओब्लिगेशन किया है एक दूसरे बंदे के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको आप फुली जो है उस पर अमल दरामद करवाना जो है उसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉर एग्जांपल कि आप कोई प्रॉपर्टी उसको बेच देंगे, उससे बयाना ले लिया है, तो उसके बाद आप मुकर गए हैं, तो जो बंदा एग्रीव्ड है यानी कि जिसने वो प्रॉपर्टी लेनी थी वो कोर्ट में जाके आपको स्पेसिफिकली जो है वो एनफोर्स कर सकता है कि आप जो ज़मीन है वो हैंड ओवर करें और बाकिया पैसे लें। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने कॉन्ट्रैक्ट में सेट की हैं वो आपको होली एंड ट्रूली जो है इन्फोर्स करवाना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में उसको डील करता है सेक्शन 12। तो सेक्शन 12 में कुछ एसेंशियल्स दिए गए हैं और सेक्शन 12 के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो जो एसेंशियल हम पढ़ेंगे, पहले प्री रिक्विजिट्स को पढ़ेंगे सेक्शन 12 के, उसके बाद हम सेक्शन 12 को पढ़ेंगे ताकि तमाम के तमाम एसेंशियल्स जो हैं वो इसमें कवर हो जाएं। तो इसके जो एसेंशियल्स हैं उसमें सबसे पहली चीज, ये सेक्शन 12 से पहले हम उसके प्री रिक्विजिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्शन 12 को पढ़ेंगे। जो प्री रिक्विजिट में सबसे पहली चीज आती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपने देखना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 को देखेंगे। यानी कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के तमाम एसेंशियल्स को फुलफिल करता है, देन यू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें कौन कौन से एसेंशियल्स हैं? उसमें ये एसेंशियल्स हैं कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली वो मेजर होनी चाहिए, जो मतलब है कि आप में ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, और कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, और जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 10 में कुछ एसेंशियल्स दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट के। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो इन तमाम के तमाम एसेंशियल्स पे पूरा उतरना चाहिए, यानी कि यू हैव अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला एसेंशियल जो है कि अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगली जो चीज है वो है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो एग्जीक्यूटरी होना चाहिए। अब दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका हो, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से कि मुझे 20 बोरी गंदम जो है वो दे देना फलां डेट को, और फलां डेट को उसने आपको डिलीवर कर दी 20 बोरी गंदम, देन योर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या हो जाएगा? ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन द फेज ऑफ परफॉर्मेंस है, यानी कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कुछ चीज उसका पार्ट आपने कर दिया, यानी कि आपने कुछ बयाना दे दिया है और बाकी रकम आपने देनी है और चीज उससे अभी लेनी है,
तो इसे कहते हैं कि इन द फेज ऑफ परफॉर्मेंस को चल रहा है, तो दैट इज एन एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट। तो कंट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, उसके बाद कंट्रैक्ट शुड बी एग्जीक्यूटरी, एंड द थर्ड एसेंशियल इज कि देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, कि उस कंट्रैक्ट की ब्रीच भी होनी चाहिए, यानी कि जो ऑब्लिगेशंस किए हुए हैं उन ऑब्लिगेशन से एक पार्टी को मुकरना भी चाहिए, तभी आप जाके स्पेसिफिकली उस कंट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं और उसकी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। तो कैसे कोई पार्टी मुकरेगी? आपने बयाना दिया हुआ है, आपने एग्रीमेंट कंट्रैक्ट किया हुआ है, उसके बाद जो है पार्टी जो है वो दूसरी वो मुकर गई है, फॉर एग्जांपल ज़मीन डिलीवर करने से, तो ऐसी सूरत में जब वो मुकर जाएगी तब आप कोर्ट जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो है ना केस कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या हो गई? वैलिड कंट्रैक्ट। सेकंड चीज क्या होगी? कंट्रैक्ट शुड बी एग्जीक्यूटरी, एंड द थर्ड वन इज कि देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। तीन एसेंशियल्स हो गए। उसके बाद जो चौथी चीज है वो है क्लीन हैंड्स, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ये इक्विटी के थ्रू डील हो रही है, तो इक्विटी में भी और वैसे जनरल लॉ में भी कि अगर आपके क्लीन हैंड नहीं है तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप कोर्ट में गए हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के लिए, तो जो कंट्रैक्ट का आपका पार्ट है वो आपने पूरा किया होना चाहिए, यानी कि यू शुड हैव क्लीन हैंड्स व्हेन यू गो टू द कोर्ट, कि जब आप कोर्ट में जाएं तो आपके अपने हैंड्स क्लीन होने चाहिए। आपने मतलब है कि वो क्या उसे कहते हैं, जो अपना पार्ट है वो किया हो, तब जाके आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट कर सकते हैं। तो चार एसेंशियल हमने पढ़ लिए। वैलिड कंट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद कंट्रैक्ट शुड बी एग्जीक्यूटरी, उसके बाद देयर शुड बी ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, और उसके बाद यू शुड हैव क्लीन हैंड्स बिफोर अप्लाइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये उस सेक्शन 12 के जो हैं वो प्री रिक्विजिट्स हैं। अब चलते हैं कि सेक्शन 12 में क्या बात है। चार एसेंशियल मैंने पढ़ लिए, उसके बाद पांचवा एसेंशियल जो है वो सेक्शन 12 की पहली बात है, वो ये है कि अगर आपके सारे एसेंशियल्स पूरे हैं फिर भी दिस इज मैटर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, दिस इज मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि ये अगर आपके सारे एसेंशियल्स पूरे भी हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो पहली बात जो सेक्शन 12 में वो लिखता है, फिर भी ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपको उस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेके देगी या नहीं लेके देगी। तो पहला जो एसेंशियल सेक्शन 12 से निकला और जो ओवरऑल पांचवा एसेंशियल निकला वो है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आपके सारे एसेंशियल्स जो है वो पूरे भी हैं, उसके बाद भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। उसके बाद वो लिखता है कि एक्ट एग्रीड इज इन परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। अगर कोई जो कंट्रैक्ट है वो ट्रस्ट का कंट्रैक्ट है। अब ट्रस्ट जो है वो तीन टाइप का होता है, वो एक्सप्रेस भी होता है, वो इम्प्लाइड भी होता है, वो कंस्ट्रक्टिव भी होता है। अब तीनों टाइप का ट्रस्ट होली है या पार्टली है, अगर वो मामला ट्रस्ट का है देन वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स ही होगा। अब ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट में एक ट्रस्टी होता है जिसके पास बेनिफिशियरी की कुछ प्रॉपर्टी पड़ी होती है। अब बेनिफिशियरी जब उस काबिल होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को ले तो उस टाइम पे मतलब वो उसको हैंड ओवर करने का पाबंद होता है जो ट्रस्टी होता है। तो ट्रस्ट किसी भी टाइप का हो, चाहे वो क्या उसे कहते हैं एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो, कंस्ट्रक्टिव हो, तो वो जो भी होगा उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जाएगा इन द फेवर ऑफ बेनिफिशियरी, क्योंकि ये बेनिफिशियरी का मामला होता है। तो ऐसी सूरत में जो भी ट्रस्ट होगा वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल होगा और उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो की जाएगी। उसके बाद अगली जो चीज़ रखता है जो उसकी क्लास बी है, क्लास बी के मुताबिक व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड्स फॉर असरटेनिंग एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस, वो कह रहा है
अब जब कोई ऐसा कंट्रैक्ट है जिसकी नॉन परफॉर्मेंस के बाद आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि आप जो है उसकी एक्चुअल डैमेज को असरटेन कर सकें। अगर इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, एक पेंटर ने एक पेंटिंग पेंट की और वो पेंटिंग पेंट करने के बाद वो पेंटर क्या हो गया, फोत हो गया। अब उसके मरने के बाद उस पेंटिंग की ऑक्शन हुई और एक बंदे ने वो पेंटिंग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद जब हैंडिंग ओवर का टाइम आया तो जो जिसने हैंड ओवर करनी थी पेंटिंग वो मुकर गया। अब ऐसी सूरत में आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है कि अगर वो पेंटिंग उस बंदे को ना मिले तो आप डैमेज कैलकुलेट कर सकें। तो आप कोई डैमेज कैलकुलेशन की नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा नुकसान है। एक ऐसी पेंटिंग है, नायाब पेंटिंग है जो कि मतलब एक डेड पेंटर की तरफ से बनाई गई है, तो ऐसी सूरत में उसका जो डैमेज है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। कोई ऐसा नायाब नस्ल के घोड़े का किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया क्योंकि वो जो नस्ल है वो अब मतलब नापैद हो रही है, तो ऐसी सूरत में भी उसके जो डैमेजेस हैं वो कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो ये इसकी आ गई क्लास बी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी नॉन परफॉर्मेंस से आपके डैमेजेस कैलकुलेट करने का कोई पैमाना नहीं हो, कोई असरटेनिंग नहीं हो, तो ऐसी सूरत में भी उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। उसकी नॉन परफॉर्मेंस पे आपको पिक्यूनरी डैमेजेस नहीं मिलेंगे। मतलब नहीं मिलेंगे इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो असरटेन नहीं हो सकते, वो कैलकुलेट नहीं हो सकते, उसकी परफॉर्मेंस ही बेस्ट रिलीफ है। उसके बाद जो उसकी क्लास सी है उसमें वो कहता है पिक्यूनरी कंपनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, कि जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है नॉन परफॉर्मेंस के बाद वो उसके लिए एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, वो एक रीजनेबल रिलीफ नहीं होगा। अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक प्रिजम्पशन है लॉ की। प्रिजम्पशन ये है कि जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो जो लेने वाला है तो उसके लिए उसके इन लीव, मतलब अगर प्रॉपर्टी वो डिलीवर नहीं कर रहा, अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा जिसने प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, तो उसके इन लीव जो डैमेजेस हैं वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। द एक्चुअल रिलीफ इज द प्रॉपर्टी। तो जो डैमेजेस हैं वो आपका एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। दिस इज द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो अनलेस एंड अनटिल आप कंट्रेरी इसके प्रूव नहीं करते कि डैमेजेस उसके जो है वो इन लीव हो सकते हैं, तो फिर जो है वो डैमेजेस उसको मिलेंगे, अदरवाइज उसको जो है वो ज़मीन ही मिलेगी। यानी कि इस जो क्लास सी है उसमें वो ये कह रहा है कि जो पिक्यूनरी कंपनसेशन नॉन परफॉर्मेंस के बाद उसे मिलेगी वो कोई एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, वो मतलब उससे मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा तभी आएगा जब उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी। तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगा। तो इसकी जो क्लास डी है उसमें वो कहता है कि व्हेन देयर इज इम्पॉसिबल टू गेट पिक्यूनरी कंपनसेशन। अब एक बंदा है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो दिवालिया बंदा जो है वो आपको कंपनसेशन पे नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये है क्लास डी के जब कोई ऐसी सूरत ना हो, मतलब कोई ऐसी सूरत बन जाए जिसमें जो है जो डिफॉल्टर है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा, वो आपको पिक्यूनरी कंपनसेशन दे ही नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब क्या हो गया, पहले हमने एसेंशियल पढ़ा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आप अपना पार्ट जो है ना क्लीन हैंड से आप आए हों, और उसके बाद उसमें से ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 का जो पहला एसेंशियल है वो है
डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। जो दूसरा एसेंशियल है कि अगर तो वो होली और पार्टी ट्रस्ट का मामला हुआ तो वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स होगा। जो उसका तीसरा एसेंशियल है कि आप यू डोंट हैव कैलकुलेटेड टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज, आप एक्चुअल डैमेज को असरटेन नहीं कर सकते व्हेन नॉन परफॉर्मेंस जो होगी वो उसकी होगी। तो चौथा जो है उसमें वो है कि जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है वो एडुकेट रिलीफ नहीं होगा। और अगला जो उसमें एसेंशियल है कि जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है वो आप ले ही नहीं सकते। तो ये हो गए एसेंशियल्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट। इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो कंट्रैक्ट होता है ना, मोस्टली उसको रिटन होना चाहिए, यानी कि वैलिड कंट्रैक्ट जो होता है वो ओरल भी वैलिड होता है और रिटन भी वैलिड होता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका कंट्रैक्ट जो है वो रिटन होना चाहिए। अगर आपका कंट्रैक्ट ओरल है देन यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यानी कि आपने कोई अगर पैसे दिए हुए हैं तो उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा वैलिड कंट्रैक्ट। आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री, अगर आपका कंट्रैक्ट ओरल भी है तो। एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि जो माइनर कंट्रैक्ट करता है ना, माइनर का जो कंट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकता। अगर माइनर फॉर एग्जांपल कहते हैं कि माइनर जो है ना वो गार्डियन से उसने कंट्रैक्ट किया है, गार्डियन के थ्रू किया है, तो गार्डियन के थ्रू अगर माइनर ने कंट्रैक्ट किया है तो वो जो गार्डियन है वो उसका बनना चाहिए गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत। कोर्ट उसको गार्डियन अगर बनाएगी तो वो जो कंट्रैक्ट करेगा, और जब वो बंदा जो गार्डियन बनेगा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट्स के तहत, तो वो बंदा जब कंट्रैक्ट करेगा तो वो कंट्रैक्ट करने से पहले कोर्ट से परमिशन लेगा और कोर्ट उसको परमिशन ग्रांट करेगी, तब जाके वो ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर जो है वो कंट्रैक्ट कर सकता है। और जब वो कोर्ट से परमिशन लेके कंट्रैक्ट करेगा फिर वो कन्वर्ट होगा एक वैलिड कंट्रैक्ट में। तो उसके बाद वो जाके उस कंट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो हो सकती है, अगर वो जो गार्डियन है वो गार्डियन एंड वार्ड के तहत अप्लाई मतलब नॉमिनेट किया गया हो और उसने जो कंट्रैक्ट किया हो वो कोर्ट की परमिशन से किया हो। तो ऐसी सूरत में उसको आप जो है वो कर सकते हैं मजबूर कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। अब आ जाती है जो लास्ट पे इसकी लिमिटेशन क्या है। तो जो लिमिटेशन है वो पीरियड ऑफ 3 इयर्स है कि जब आपको मतलब है कि आपकी डेट आ जाए परफॉर्मेंस की और वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा उस स्पेसिफिक डेट को जो आपने मेंशन की हुई है, तो उस डेट से उसकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगी जो कि 3 साल तक है। तो अगर कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं है तो ऐसी सूरत में जब वो नॉन परफॉर्मेंस कह देगा कि मैं जी अब नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा, तो जब वो इनकार कर देगा उस दिन के बाद से 3 साल इसकी लिमिटेशन है। तो अगर ये था हमारा टॉपिक आज का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट के बारे में। उसके बाद आती है पार्ट परफॉर्मेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो है वो डिस्कस करेंगे।